गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कैसे हो? पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो नहीं कर रहे हो? क्योंकि देखिए कोर्स लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से क्लास रूम में क्लास चलती है उसी तरह से व्यवस्थित तरीके से आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है। देखिए हम चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है पादप वृद्धि। और इस पादप वृद्धि के अंतर्गत वृद्धि नियामक पदार्थ, वृद्धि नियामक पदार्थ जिनको पादप हार्मोन कहते हैं, ये पादप हार्मोन जो है कई प्रकार के होते हैं। इनको दो श्रेणियों में बांट दिया जाता है। एक तो वो जो वृद्धि की दर को बढ़ा देते हैं, तो ऐसे वृद्धि वर्धक हार्मोन कहलाते हैं। और दूसरा एक वर्ग वह होता है जो वृद्धि की दर को घटा देता है, तो उसे वृद्धि रोधक या निरोधक पदार्थ कहते हैं। तो सबसे पहले हम वृद्धि को वर्धित करने वाले या बढ़ा देने वाले पादप हार्मोनों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहला हमने ऑक्सिन के बारे में पढ़ा। ऑक्सिन ये सबसे पहला और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पादप हार्मोन है जो कि रासायनिक दृष्टि से एंडोल एसिटिक एसिड होता है और ये पादप की लगभग हर क्रिया को प्रभावित करता है, यानी इसका कारकीय प्रभाव जो है वो बहुत अधिक है। अब हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब दूसरा जो पादप हार्मोन है जिसका नाम है जिब्रेलिन, आज हम उस जिब्रेलिन के बारे में पढ़ेंगे। जिब्रेलिन, देखिए जिब्रेलिन बोलते हैं एक को तो, और ये जिब्रेलिन कई प्रकार के होते हैं, तो बहुवचन के रूप में इनको जिब्रेलिन्स कहा जाता है। जिब्रेलिन्स। तो आज ये एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिन्स, इसको जिब्रेलिन्स कहा जाता है। अब देखिए ये जिब्रेलिन है क्या? इस जिब्रेलिन की जो खोज हुई थी, ये खोज जो है ये एक कह सकते हैं आकस्मिक घटना जैसे थी। खोज जो है वो जापान के अंदर हुई। जापान में खोज का कार्य प्रारंभ। देखिए चावल के अंदर एक रोग लग जाता है। उस रोग के रूप में जब अध्ययन किया गया कि भाई ये रोग किस कारण से लगता है, तब जाकर के इस हार्मोन के बारे में पता चल पाया। तो जापान में लगभग ये जो है 1890 की बात है, यानी कई सालों पहले की बात है। यहां चावल जो है धान, धान को हम क्या कहेंगे? चावल। चावल, चावल के खेतों में देखा गया कि कुछ पादप जो है ये असामान्य रूप से लंबे हो गए, अर्थात उनकी जो वृद्धि है वो बहुत ज्यादा हो गई है और उनमें पुष्प उत्पन्न नहीं हुए हैं। यानी ये कह सकते हैं कि कुछ खेतों के पादपों की लंबाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई और उनके अंदर लंबाई तो बढ़ती चली गई लेकिन पुष्प उत्पन्न नहीं हुए। और आप जानते हैं कि चावल यानी धान जो है उससे पुष्प उत्पन्न होंगे तभी तो फल और बीज बनेंगे। बीज बनेंगे यानी चावल क्या है? बीज है।
तो ऐसे उत्पादन की दृष्टि से वो किसी भी प्रकार से उपयोगी गुण नहीं हुआ, अर्थात पादप लगातार लंबा बढ़ता चला गया और उसमें पुष्पन की क्रिया जो है वो नहीं हुई। तो वहां के जो किसान हैं उन्होंने इस घटना को बेकेने रोग नाम दे दिया, बेकेने रोग। अब वो बेकेने रोग क्या है? अत्यधिक लंबाई में वृद्धि, तो ये बेकेने रोग नाम उन्होंने इसको दे दिया गया। अब वहां की जो जापानी भाषा है उस भाषा में बेकेन शब्द उस चीज के लिए प्रयोग में लाया जाता है जिसमें कि कोई गुण होता नहीं है और जो लगातार वृद्धि करता जाता है। जैसे अपन यहाँ बेवकूफ कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा शारीरिक रूप से तो वृद्धि होती जा रही है लेकिन मानसिक रूप से उसमें गुणों का विकास नहीं हो रहा है, तो एक प्रकार से उसे बेवकूफ कहते हैं। तो उस पादप में भी क्या हो रहा है? लंबाई में तो वृद्धि होती जा रही है अत्यधिक, लेकिन गुणों का विकास नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसको एक तरह से बेवकूफ नवोद्भिद, इसका बेकेने शब्द का अर्थ होता है बेवकूफ, अर्थात जिसमें गुण विकसित नहीं होते हैं। इस तरह की जब बातें देखी गई तो वैज्ञानिकों के या कह सकते हैं कि वहां के जो समझदार व्यक्ति थे उनमें ये बात लेकर के भाई ऐसा क्या हो रहा है कि इन पादपों में की वृद्धि जो है वो अत्यधिक हो रही है लेकिन पुष्प उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। तो इसका एक तरह से वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना प्रारंभ किया गया। अब देखिए इसमें कई वैज्ञानिकों के द्वारा अपने अपने प्रयोग करके और इस तरह का अध्ययन किया गया। सबसे पहले एक वैज्ञानिक हैं कुरोसावा, क्योंकि जापान है तो जापान में आप समझ सकते हैं जापानी व्यक्तियों के नाम जो है वो इसी तरह के होते हैं, क्योंकि जिस देश के अंदर वैज्ञानिक किसी भी चीज का खोज करते हैं तो वहां के वैज्ञानिक के नाम उसी तरह के होते हैं, तो वो हमको याद रखने होते हैं। तो एक वैज्ञानिक है कुरोसावा, कुरोसावा नाम का वैज्ञानिक है। इन्होंने 1962 के अंदर इस रोग का अध्ययन किया कि भाई ये रोग किस कारण से होता है। ऐसा इसमें क्या हो जाता है कि पादप की लगातार लंबाई जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो इन्होंने ये देखा कि ये जो रोग है, रोग का कारण एक कवक, कवक मतलब फफूंद, एक तरह से कवक का उस पादप में लग जाना यानी संक्रमित हो जाना, कर देना पादप को, तो उससे ये रोग होता है। और उस कवक का नाम है जिबरेला फ्यूजिकोराई, फ्यूजिकोराई। ये इस फ्यूजी, फजी हो गया तो गलत हो गया, फ्यूजिकोराई, फ्यूजिकोराई नाम का ये जो कवक है, जिब्रेला वंश है, फ्यूजिकोराई जाति है,
इस कवक के कारण ये रोग होता है और इसी कवक के नाम के आधार पर ही इसका बाद में नाम रखा गया है। तो कुरोसावा ने यह भी प्रमाणित किया कि अगर मान लीजिए इस कवक का जो स्राव है या यूं कह सकते हैं जो रस है, अगर उस रस को किसी भी धान के या चावल के स्वस्थ पादप पर अगर छिड़क दिया जाता है या डाल दिया जाता है तो उस स्वस्थ पादप में भी इस जैसा यानी बैकेने रोग जो है वो पैदा हो जाता है। इसका मतलब इस कवक के द्वारा कोई ऐसा रासायनिक पदार्थ जो है ये स्रावित होता है जो पादप के अंदर इस प्रकार के लक्षण या यूं कहें कि रोग को पैदा करने का कार्य करता है। इसके बाद कुरोसावा के बाद में दूसरे जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम है याबुता एवं हयासी ये भी जापान के व्यक्ति थे 1939 में। तो याबुता एवं हयासी नाम के जो वैज्ञानिक थे इन्होंने इस कवक से, ये क्या है कवक, इस कवक से इस रासायनिक ये जो पदार्थ हैं उस पदार्थ के क्रिस्टल प्राप्त किए, मतलब उसको अलग कर दिया है और उस क्रिस्टल यानी उस रासायनिक पदार्थ का नाम जिब्रेलिन नाम दिया। नाम जो है वो क्या दिया है, जिब्रेलिन। जिब्रेलिक या जिब्रेलिन की जगह जिब्रेलिक अम्ल दिया। जिब्रेलिक अम्ल नाम दिया है इनके द्वारा प्राप्त जो है वो रसायन पदार्थ के को नाम दिया है। तो जिब्रेलिन ही कहा था, इनके बाद के वैज्ञानिकों ने कहा था जिब्रेलिन। याबुत और हयासी ने जो है इसको नाम दिया है जिब्रेलिन। नाम दिया, उस पदार्थ को अलग किया। इसके बाद में और वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है, एक है ब्रायन एवं साइबोगी। इन्होंने 1954 के अंदर, देखिए क्रम बढ़ता जा रहा है, 1954 के अंदर इन्होंने इस एकल जिब्रेलिन को शुद्ध रूप से प्राप्त किया था। अर्थात ये तो इन्होंने तो समूह के रूप में प्राप्त किया था और इन्होंने एकल रूप में इसको प्राप्त किया और इसका नाम रख दिया जिब्रेलिन। जिब्रेलिक अम्ल। जिब्रेलिक अम्ल नाम दे दिया। और ये जो है विभिन्न कवकों के द्वारा एवं उच्च वर्ग के जो पादप हैं उनके वर्तमान में 100 से भी ज्यादा जिब्रेलिक अम्लों को प्राप्त किया जा चुका है, यानी जिब्रेलिन्स प्राप्त किए जा चुके हैं। 100 से भी अधिक ज्यादा प्राप्त किए जाते हैं। अब देखिए इनका नाम जो है वो इस तरह से है, इनके नाम रख दिए हैं जो 100 से ज्यादा प्राप्त किए गए हैं। इनके नाम ऐसे रखे हैं G1, G2, GA, ऐसे रखे हैं। इनके नाम रखे हैं GA1, GA2,
Ga3, Ga4 डैश 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 और Ga100। इस तरह से लगातार इनको नाम दिए गए हैं। अलग अलग जिब्रेलिन को अलग अलग नाम देकर के उसको पहचाना गया है। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है ये जिब्रेलिक Ga3 है, सबसे पहले और सबसे सामान्य रूप से, यानी सबसे पहले एवं सबसे सामान्य ये जो है Ga3 है, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है और सामान्य रूप से इसको खोजा गया है। अब देखिए, अब हम ये तो गई खोज की बात, कुरोसावा ने की थी। इसके अलावा ये याहुता और हयाशी के द्वारा की गई थी। इसके अलावा ब्रायन और उसके साथियों के द्वारा खोज की गई थी। अब जो है हम बात करें रासायनिक प्रकृति की, तो ये इसकी जो रासायनिक प्रकृति है ये किस प्रकार की होती है, जिस तरह से हमने ऑक्सीजन के बारे में भी पढ़ा था। रासायनिक प्रकृति जो है ये एक प्रकार से कार्बनिक पदार्थ है, कवक के द्वारा स्रावित है। देखिए, ये जो है रासायनिक प्रकृति, रासायनिक प्रकृति, रासायनिक दृष्टि से देखें तो ये जिब्रेलिन्स जो है, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जिब्रेलिन, ऐसे भी लिख सकते हैं जिब्रेलिन को। जिब्रेलिन रासायनिक दृष्टि से, जिब्रेलिन रासायनिक दृष्टि से जिब्रेलिक अम्ल, रासायनिक दृष्टि से ये जो है वो जिब्रेलिक अम्ल होता है। और ये जो जिब्रेलिक अम्ल है इसकी मूल संरचना जो होती है, इसकी मूल संरचना में एक, देखिए इसकी रासायनिक जो संरचना है उसमें मूल संरचना में एक गिवेन वलय होती है, गिवेन वलय इसके अंदर पाई जाती है। और इस गिवेन वलय में, इस गिवेन वलय में कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या 19 व कुछ में 20 होती है। ठीक है, या तो 19 होती है और कुछ में जो है वो 20 होती है। तो कुछ जिब्रेलिन अम्ल जो है उनके हम सूत्र की बात करें, सूत्र किसके? जिब्रेलिक अम्ल के सूत्र। जिब्रेलिक अम्ल के जो सूत्र हैं, कुछ जिब्रेलिक अम्ल के सूत्र, रासायनिक सूत्र जो है जैसे Ga1, अब Ga1 का जो सूत्र है वो है C19। हमने कहा था 19 होते हैं और 24 और ऑक्सीजन 6। ये किसका है?
ये है GA1 का, यानी जिब्रेलिक अम्ल का। दूसरा है GA2, इसका सूत्र है C19H26 और ऑक्सीजन जो है इसमें एक कम हो जाएगी, यानी ऑक्सीजन 6। C19H26 और O6। तीसरा है GA3, इसका सूत्र भी G19H22 और O इसमें भी 6 है, ये सूत्र है। और GA3 के स्थान पर अब आ गया GA4, इसमें जो है C19H24 और ऑक्सीजन 5 है। तो इस तरह से ये गिब्बन बलेज यानी सूत्र जो होते हैं वो इस तरह से जिब्रेलिक एसिड। और रासायनिक दृष्टि से देखिए ये सभी जो जिब्रेलिक अम्ल है, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं तो ये सभी जो है टर्पिन्स होते हैं, टर्पिन्स के रूप में ये उपस्थित होते हैं। और इनका स्थानांतरण अध्रुवीय होता है, यानी एक भाग से दूसरे भाग में जाते हैं तो ये एक तरह से इनका स्थानांतरण अध्रुवीय होता है। ये प्रकाश से प्रभावित नहीं होते, प्रकाश से प्रभावित ये जो है वो नहीं होते हैं। तो इस तरह से ये जो है इनकी रासायनिक प्रकृति होती है। ठीक है, तो एक बार हम फिर वापस करेंगे। जिब्रेलिन के हमने एक प्रकार से उसके रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ा है, फिर हम पढ़ेंगे इसके कारकीय प्रभावों के बारे में कि ये किस तरह का इसका कारकीय प्रभाव होता है। ठीक है, तो ये जिब्रेलिन की खोज कहां हुई थी? जापान के अंदर हुई थी। कहां, किस में देखा गया था? चावल या धान के पादपों में देखा गया था। क्या देखा गया था? पादप की लगातार लंबाई में वृद्धि होती चली गई थी और असमान रूप से जो वृद्धि हो रही है उनके अंदर क्या नहीं हो पा रहा था? पुष्पन नहीं हो पा रहा था। तो ऐसी स्थिति में इसको क्या नाम दे दिया? बेकेन रोग। बेकेन रोग का अर्थ क्या होता है? बेवकूफ, नवोद्भिद होता है। इसके बाद ये जो कुरोसावा नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसके कारण क्या बताया? कवक का होना बताया। कवक का नाम क्या है? कवक का नाम है जिब्रेला फिजिकोराई। और ये कवक जो है, इस कवक के द्वारा जो रस प्राप्त होता है, स्राव होता है, अगर उसे स्वस्थ पादप पर डाल दिया जाए तो वह पादप भी रोगग्रस्त हो जाता है। इसके बाद ये याबूता और हयासी नाम के वैज्ञानिकों ने अपना प्रयोग किया और इस जिब्रेलिन्स को क्रिस्टलीय रूप में अलग से तैयार किया, क्रिस्टलीय रूप में इसको प्राप्त किया और इसका नाम रखा था जिब्रेलिन। जिब्रेलिन नाम रखा। इसके बाद ब्रायन और उसके सहयोगी आए 1954 के अंदर। इन्होंने इसका रासायनिक नाम एक तरह से जिब्रेलिक एसिड नाम दिया और विभिन्न कवकों के द्वारा एवं उच्च वर्ग के जो पादप हैं उनसे कई प्रकार के, यानी 100 से भी अधिक प्रकार के जिब्रेलिन्स प्राप्त किए जा चुके हैं और इनको हमने नाम दिया है GA1, GA2, GA3। इनमें सबसे सामान्य और सबसे पहले जिसको खोजा गया है वो GA3 है। और रासायनिक अगर प्रकृति को देखें तो ये जिब्रेलिक एसिड होते हैं और इनमें ये इनका स्थानांतरण जो है अध्रुवीय होता है, प्रकाश से ये प्रभावित नहीं होते हैं। साथ में कुछ जिब्रेलिक अम्ल जो हैं इनके सूत्र हैं GA1, तो C19H24 और O6, यानी सब में 19 होते हैं। तो कुछ ऐसे भी हैं जिनमें 20 भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो कैसे हैं? 19 है। अब हम बात करें इनकी एक रासायनिक
संरचना की बात करें, यानी इसका जो है संरचना सूत्र कैसा होता है। ये 1 नंबर के प्रश्न में पहले पूछा गया है कि एक प्रकार से रासायनिक संरचना बताइए, यानी किस तरह से इसका अणुसूत्र होता है। देखिए इसमें ये एक बेंजीन बल है, ये इसमें OH, यहां CH2 COOH, या जो कहेंगे इसको CH3 कर दें, इसको CH3, ये CH3 है, ठीक है। इसके बाद यहां ये देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह है ये, और यहां ये है COOH, और यहां ये है O, ऑक्सीजन, जो कि इससे जुड़ी है। इसके बाद यहां ये बल है, और इसमें ये जो हमने बनाई है इसमें यहां OH, और ये इसमें यहां CH2। तो इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। तो एक ये क्या है, ये है जिब्रेलिक अम्ल, जिब्रेलिक अम्ल Ga3 की संरचना। ये संरचना है जिब्रेलिक अम्ल की संरचना। तो इस तरह से ये 1 नंबर के प्रश्न में पूछा गया था कि संरचना बनाइए, तो आपको इस तरह की संरचना एक बार बना लेनी है, तो उससे ध्यान में रहेगा कि एक संरचना किस प्रकार की होती है, ठीक है। तो आज हमने जिब्रेलिन की खोज के बारे में, जिब्रेलिन की खोज और उसके रासायनिक प्रकृति के बारे में बात की। कल हम पढ़ेंगे इसका कारकीय प्रभाव, ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, किस तरह से ये क्रिया या पादपों में विभिन्न प्रकार की क्रियाविधि को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो अब आप होमवर्क नोट करेंगे। होमवर्क पहला प्रश्न है, जिब्रेलिन्स के कारण धान मतलब चावल के पादप में कौन सा रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, किस कवक से इस जिब्रेलिन्स को सर्वप्रथम पृथक
या प्राप्त किया गया। जिब्रेलिन्स को किस कवक से इस जिब्रेलिन्स को सर्वप्रथम प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 3, जिब्रेलिन्स रासायनिक दृष्टि से कौन सा अम्ल होता है। रासायनिक दृष्टि से अगर देखें तो ये जिब्रेलिन्स जो है, जिब्रेलिन्स रासायनिक दृष्टि से कौन सा अम्ल होता है। और सबसे पहले एवं सबसे सामान्य कौन सा जिब्रेलिन सबसे पहले एवं सबसे सामान्य कौन सा जिब्रेलिन प्राप्त होता है, या सबसे पहले एवं सबसे सामान्य कौन सा जिब्रेलिन प्राप्त होता है। ठीक है, इस तरह से ये आपका होमवर्क हो गया। 4 प्रश्न हैं जिसमें हमने जिब्रेलिन्स के बारे में बात की है। जिब्रेलिक एसिड होता है, जिब्रेलिन किस तरह से क्या खोजा गया था, और ये एक बात कहते हैं कि ऑक्सिन के बाद दूसरा पादप हार्मोन है, और इसका भी पादपों पर कुछ क्रियाओं में ऑक्सिन से मिलता जुलता प्रभाव होता है और कुछ क्रियाओं में ऑक्सिन से भिन्न प्रभाव होता है। तो ये इसमें से 2-3 चीजें ज्यादातर पूछी जाती है। कवकों का नाम, कवक का नाम पूछा जाता है, या अभी हमने जो संरचना बनाई है वो संरचना पूछ ली जाती है कि आप किस तरह की संरचना इसमें होती है। तो 1 नंबर के प्रश्न में संरचना, कौन सा अम्ल है, किसने इसकी खोज की थी, किस तरह से कौन सा रोग पैदा हो जाता है, उस रोग का क्या अर्थ है, इस तरह की बातें आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो ठीक है, तो अब हम कल इनके कार्य के प्रभावों के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो एक एक करके हमारा क्रम आगे बढ़ रहा है। आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से रोजाना होमवर्क तो क्लास के रूप में और नोट्स के रूप में पीडीएफ फाइलें मिल रही हैं। आप रेगुलर उनको उतारिए, कहीं किसी को कोई परेशानी हो तो पूछ सकते हैं, और रेगुलर आप पढ़ाई जारी रखें। ठीक है, तो आप इस होमवर्क को उतार लीजिएगा। एक बार फिर सुना देता हूं। जिब्रेलिन्स के कारण धान या चावल के पादप में कौन सा रोग हो जाता है, किस कवक से इस जिब्रेलिन्स को सर्वप्रथम प्राप्त किया गया था, उस कवक का नाम, जिब्रेलिन्स रासायनिक दृष्टि से कौन सा अम्ल होता है यानी कौन सा पदार्थ होता है, ये भी लिख सकते थे हम। सबसे पहले और सबसे सामान्य, सबसे पहले एवं सबसे सामान्य कौन सा जिब्रेलिन प्राप्त होता है, तो उसका नाम भी आपको बताना है। तो इस तरह से आप इन 4 प्रश्नों के उत्तर आवश्यक रूप से दें और होमवर्क करें। कुछ ऐसे बालक हैं जो होमवर्क कर नहीं रहे हैं, ये गलत बात है। सभी को होमवर्क करना है। इन होमवर्क के माध्यम से ये सारी चीजें याद भी हो जाएंगी, जो आपको आगे चल करके बहुत ही फायदेमंद साबित होंगी। ठीक है, तो आज हम इतना ही, और कल हम अगले इसी से संबंधित टॉपिक को लेकर के आएंगे। जब तक आप देख लिए होमवर्क नोट